नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में वो सारी विस्तृत जानकारी रहती है जो एक संसद को कुछ प्रावधान दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल फर्स्ट की बात करें तो आर्टिकल फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का समूह न होकर के भारत राज्यों का एक संघ होगा। और इसमें यह भी जानकारी निहित की गई है कि राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो भारत में से अलग रह सकें, यानी भारतीय राज्यों से अलग रहने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं दिया गया है। ये पूरा यूनिटी होगा, पूरा एक संघ होगा, पूरा यूनियन होगा। इस तरह का प्रावधान आर्टिकल 1 में दिया है। आर्टिकल 2 की बात करें तो संसद को आर्टिकल 2 में यह प्रावधान किया गया है कि इसमें नए राज्यों का प्रवेश संबंधी उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 2 में यह लिखते हैं कि अगर केंद्र सरकार या संसद नए राज्यों का यदि प्रवेश करती है तो उन प्रवेशों की क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरह से आपको नए राज्यों की स्थापना करना है, सारा उपबंध बताया गया है। आर्टिकल 3 में गठन की व्यवस्था की गई है। नए राज्यों के गठन की प्रोसेस क्या रहेगी वो आर्टिकल 3 में बताया गया है। गठन में प्रोसेस में सबसे पहले ये रहेगा कि अगर नए राज्यों का गठन करना है तो इसका फैसला केंद्र सरकार लेती है। केंद्र सरकार लेने के बाद में राष्ट्रपति के लिए पूर्व अनुमति के लिए एक मैसेज भेजते हैं और राष्ट्रपति उस क्षेत्र के लिए मैसेज भेजता है जिस राज्य को गठन किया जाना है। इस स्थिति में यदि समय रहते हुए वो राज्य राष्ट्रपति के लिए अगर अपनी सहमति दे दे या ना दे, इस स्थिति में राष्ट्रपति जी को यह समझे जाते हैं कि वो उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। इस स्थिति में जब सहमति व्यक्त हो जाने के बाद राष्ट्रपति जी कहते हैं कि इस बिल को आप संसद में पेश कीजिए। वह बिल संसद में पेश किया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, इसको बहुमत मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति जी जब इस पर सिग्नेचर कर देते हैं उसके बाद में इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि किसी एक नए राज्य का इस तरह से गठन किया जा रहा है और वह राज्य एक कानून का रूप ले लेता है। इस तरह से अनुच्छेद 3 में यह पूरा प्रोसेस दिया गया था कि नए राज्य का गठन आप किस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार आर्टिकल 4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में यदि आप कोई भी संशोधन करेंगे तो अनुच्छेद 368 के तहत वो संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। आप इसमें इजीली संशोधन कर सकते हैं लेकिन संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 368 के तहत। दोस्तों, इसके बाद में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 की अगर बात करें तो इसमें सारा नागरिकता के उपबंध दिए गए हैं। नागरिकता 5 से 11 तक पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका। आर्टिकल 5 to 11 टोटली नागरिकता के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि आप नागरिकता कैसे लेते हैं, नागरिकता की आपकी समाप्ति कैसे होती है। जो नागरिकता अधिनियम 1955 में, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में जब आया था, उसमें नागरिकों की नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया था कि आप किस प्रोसेस के ज़रिए आप अपनी नागरिकता ले सकते हैं। और उसमें यह भी दर्शाया गया था कि आपकी किस प्रोसेसर के ज़रिए आपकी नागरिकता समाप्ति भी की जा सकती है। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि नागरिकता कैसे लेते हैं, वो भी हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 है उसमें कहा गया है कि आप 5 तरह से अपनी नागरिकता को एक्सेप्ट कर सकते हैं। वो 5 तरीके हैं। आप जन्म के आधार पर ले सकते हैं। जन्म के आधार पर जो प्रोसेस है इसका मतलब ये है कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक होंगे। यदि मान लो आपका जन्म भारत को छोड़ करके कहीं विदेश में हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि आपके माता पिता दोनों भारतीय होंगे तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि आपका जन्म विदेश में हुआ है और आपके माता या पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको अपने भारत देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी।
तो जन्म के आधार पर भी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके आधार पर, उसके अलावा जिस वंश के आधार पर भी दूसरी व्यवस्था है। वंश के आधार पर मान लो आपके पूर्वज पहले इंडिया में रहते थे और अब आप विदेश में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप वहाँ की एम्बेसी पर जाकर, आप उसके भारतीय दूतावास पर जाकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमारे पूर्वज पहले इंडिया में रहते थे, आज हम विदेश में, हम भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वंशानुक्रम के आधार पर आपको नागरिकता दे दी जाती है। उसके बाद में पंजीकरण के द्वारा, यदि आप विदेश में रहते हैं तो, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको कम से कम भारत में 7 वर्ष तक रहना अनिवार्य होगा। 7 वर्ष रहने के बाद में ही आप पंजीकरण के थ्रू अपनी नागरिकता को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप अपनी नागरिकता ले सकते हैं। उसके अलावा देशीकरण के द्वारा भी आप अपनी नागरिकता ले सकते हैं। देशीकरण के थ्रू एक प्रोसेस है, जैसे कि इसमें बताया गया है स्पष्ट रूप से कि यदि मान लो कि इसमें, जैसे कि मान लो आप एक विदेशी नागरिक हैं और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि प्रथम अनुसूची में वर्णित जो देश हैं, यदि उन देशों की नागरिकता आपके पास नहीं है, ऐसी स्थिति में आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, वो भी देशीकरण के द्वारा। यानी प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों की नागरिकता आपके पास नहीं होना चाहिए, भले ही आप विदेशी हों तो आप देशीकरण के थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट आता है 1955 अमेंडमेंट का, तो उसमें क्षेत्र समष्टि द्वारा, क्षेत्र समष्टि का मतलब है कि आप मान लो जैसे एक इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि भारत में किसी राज्य को आप मिला लेते हैं, नए राज्य का प्रवेश यदि भारत में हो जाता है, ऐसी स्थिति में उस राज्य में जो भी जनसंख्या निवास करती है वो भारत की नागरिक होगी। इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि जैसे पांडिचेरी जो थी, पांडिचेरी में फ्रांसीसी रहते थे। जब पांडिचेरी को भारत में विलय किया गया था तो उस टाइम पर पांडिचेरी जो फ्रांसीसी लोग थे उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी। इसके अलावा इसमें गोवा का भी विस्तृत वर्णन दिया गया है, क्योंकि गोवा को जब इंडिया के अंदर मिलाया गया था तो उस टाइम पर गोवा के जितने भी सिटीजन थे उनको भी भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी। तो इस तरह से 1955 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें ये प्रावधान दिए गए थे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति के क्या तरीके होते हैं। भारतीय नागरिकता की अगर समाप्ति की बात की जाए तो सबसे प्रमुख तरीका ये है कि यदि आप अपनी स्वैच्छिक स्थिति के अनुसार भी अपनी नागरिकता को त्याग सकते हैं। भारतीय किसी दूतावास या किसी सरकारी संस्था पर जाने के बाद जहाँ पर इस तरह का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जाके आप कहिएगा सर मैं स्वैच्छिक रूप से अपनी नागरिकता को त्याग रहा हूँ। ऐसी स्थिति आप अपनी नागरिकता त्याग सकते हैं। दूसरी बात, आप मान लो जैसे आप अपनी विदेश में कहीं भी जाकर के किसी विदेश की आप अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं, आप इंडिया में किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि हमने किसी विदेश देश की सिटीजनशिप ले ली है। ऐसी स्थिति में यदि इंडिया वालों को पता चल जाए कि आपने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है और आपने अभी इन्फॉर्म नहीं किया, ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता को बर्खास्त किया जा सकता है। तीसरा तरीका यह है कि आपको वंचित किया जा सकता है नागरिकता से जब आप मान लो भारतीय संविधान का विरोध करते हो, आप किसी ऐसे देश का पक्ष रखते हो जो भारत का दुश्मन हो, भारतीय कानून की मान्यताओं को आप नहीं मानते हो, ऐसी स्थिति में आपको अपनी नागरिकता से भी वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं, एक नया टॉपिक और है अप्रवासी भारतीय। इंडियन डायस्पोरा जो होता है, अप्रवासी भारतीय ऐसे भारतीय होते हैं जो अपना अधिकतम टाइम भारत में न बिताकर विदेशों में बिताते हैं। इनको हम अप्रवासी भारतीय बोलते हैं। जैसे कि NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। NRI एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी एक फाइनेंशियल ईयर में ओनली 183 डेज इंडिया के अंदर रहते हैं। ऐसे लोगों को अप्रवासी भारतीय या NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो इंडियन सिटीजनशिप इंडिया के अंदर है लेकिन विदेश में रहते हैं, जैसे कि PIO, पर्सन इंडिया ओरिजिन।
इसमें ऐसे व्यक्ति हैं, एक बार एक इस योजना का शुभारंभ किया गया था कि जो लोग PIO के अंतर्गत आते हैं उनको हम PIO कार्ड स्कीम के तहत हम कार्ड देते हैं और उन लोगों को वो सारे अधिकार देते हैं जो एक सामान्य भारतीय नागरिक के होते हैं, लेकिन उसमें से 3 अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं कि एक चुनाव लड़ने का अधिकार, एक मत देने का अधिकार और एक सरकारी नौकरी करने का अधिकार। इस PIO ओरिजिन को सन 9 जनवरी 2015 में समाप्त कर दिया जाता है इस योजना को, और इसके स्थान पर OCI जो बिल है, OCI जो स्कीम कार्ड है, इसको वो लेके आते हैं, ओवरसीज सिटीजन इंडियन। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल PIO की तरह ही पूरा प्रावधान है, इसमें वही कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि आपको सारा का सारा फ़ायदा दिया जाएगा, बट वही नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, मत नहीं डाल सकते और गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। इस तरह से हमने अप्रवासी भारतीयों का भी स्टडी किया। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। आज हमने बात किया आर्टिकल 1 से लेकर 11 तक। तो देन आज हमने भारत और उसके राज्यों के बारे में जाना, दूसरा भारतीय नागरिकता के बारे में जाना। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वाय।